Good morning, dear students. I'm Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Kant. We are continuing the chapter number 15, Our Environment. Today we are going to start with the next topic, biological magnification. Biological magnification or biomagnification is the accumulation of harmful chemicals. So basically what happens is when the food is transferred from one trophic level to the next trophic level, along with the food, certain non-biodegradable substances are also passed on. And as you know, the non-biodegradable substances cannot be broken down inside the living organisms. So they get accumulated in the bodies of the living organism. So basically जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया था कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, अब जब ये ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन के थ्रू आगे आगे ट्रांसफर होते रहते हैं, तो धीरे धीरे इनका अमाउंट बढ़ता जाता है. मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई मीन्स टू एनलार्ज. सो द अमाउंट गेट्स एनलार्ज, अमाउंट बड़ा होता जा रहा है. एंड दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं. अब वो डीकम्पोज नहीं हो रहे हैं तो वो जमा होते जाएंगे धीरे धीरे. एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. सपोज करिए कि एक फार्मर ने एक पूरे फील्ड के ऊपर स्प्रे किया एक इंसेक्टिसाइड का. अब हर एक प्लांट के ऊपर सपोज करिए 0.1 ग्राम स्प्रे गिरा. अब वो 0.1 ग्राम वाला जो स्प्रे था वो सपोज करिए 10 प्लांट्स इस तरह के एक गोट ने खाए. अब उस गोट के पास कितना चला गया? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10. लेकिन उसकी बॉडी में वो डीकम्पोज तो हुआ ही नहीं, तो वो उसकी बॉडी में 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 एक्यूमुलेट हो गया. अब ऐसी ही गोट्स को या ऐसे ही छोटे एनिमल्स को जो कार्निवोर्स खाएंगे तो उनके अंदर धीरे 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 अमाउंट जो है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. दिस फिनोमिनन of increase in the harmful chemicals is called as biological magnification or biomagnification. Now as we talk about this particular phenomenon of biomagnification, so you must understand क्योंकि human beings हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, सो इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हार्मफुल केमिकल्स है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है. बिकॉज हर ट्रॉफिक लेवल, चाहे वो आप हर्बीवोर ट्रॉफिक लेवल पर है, चाहे कोई ओमनीवोर है या फिर कोई कार्निवोर है, जो भी जिस तरह का भी वो फूड कोई भी खा रहा है, the person will be having the maximum because हमारे ऊपर और कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं है. We are at the highest trophic level. So there can be a question, there might be a question कि human beings, why do they have the highest amount of the chemicals in their body, or why do have they access to? So the answer will be very simple, because they are at the highest trophic level in the food chain. Now, the increase in the body, this concentration of harmful chemical in the bodies of the organism at higher trophic level is called biological magnification. So here you can see this. So in the plants, it is in the lower level, but as it moves on from one level, and suppose they have given an example, like प्लांट के ऊपर जो लेवल था किसी इंसेक्टिसाइड का या पेस्टिसाइड का, नाउ काउ ने उसको ईट किया, फिर काउ ने जो मिल्क दिया दैट इज बीइंग टेकन बाय द मदर, और मदर फीड कर रही है बेबी को, तो ये अमाउंट जो है धीरे धीरे फैट सॉल्युबल एनवायरनमेंट कंटेमिनेंट्स जो है ये इनका अमाउंट फूड चेन में इंक्रीज होता रहेगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज बायोमैग्निफिकेशन. The next topic, very important topic, because CBSE asks very general questions generally from this topic. इस जो चैप्टर है इसमें से बहुत ही जनरल क्वेश्चंस और बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, या किस तरह की आपकी एक्टिविटीज हैं जो अफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को, आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. सो मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. सो एज यू नो, ओजोन, दैट इज O3 इज द ओजोन मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स. ये जो हायर एटमॉस्फेयर लेवल्स के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, और ये बेसिकली कर क्या रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द यूवी. बिकॉज UV जो radiations है, if ozone layer is not there, it will directly enter into the Earth's atmosphere and can cause various diseases in the human beings. बहुत सारी problems create कर सकते हैं. If you remember, तो हम ये पहले भी बहुत बार discuss कर चुके हैं किस किस तरह की problems cause कर सकते हैं. Skin cancers can be caused, right? And then there can be
the rate of the photosynthesis in plants can be lowered, then the thinning of the shells of the eggs, and obviously the larva will be killed. And the other points are cataract, lowering of the immunity. So these are the 5 points that you can give in the effects of the UV radiation, or what will happen if the ozone layer is depleted. देखिए, आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछें, आंसर्स वही रहते हैं, as I have told you, कि what will be the harmful effect if the ozone layer is depleted, or why do we need to protect the ozone layer? Because ozone layer protects us from the harmful UV radiation. This is 1 mark. And suppose the same question is asked in 3 marks, then you will give the harmful effects also. Okay, if the UV radiations enter into the Earth's atmosphere, क्या क्या cause कर सकते हैं? They can cause immune disorders cause कर सकते हैं, cataract cause कर सकते हैं, skin cancers cause कर सकते हैं, plants के अंदर photosynthesis का rate कम हो सकता है, lower animals के larva kill हो सकते हैं, shells जो हैं egg shells वो thin हो सकती हैं. So you can give all these points. Now, how is this ozone layer formed? Ozone layer is formed by the combination of the oxygen molecules. So oxygen molecule, by the action of UV radiations, they are split into nascent oxygen, and when this nascent oxygen combines with the oxygen molecule, it can give rise to ozone. And now this reaction finally absorbs the UV radiation. Now ozone layer is present in the higher layer of the atmosphere, protects the earth from the harmful UV radiation from the sun. UV radiation causes skin cancers in the humans. Now the reason why this ozone layer is being depleted, the very important one factor is CFC, which is the chlorofluorocarbons, which are used in refrigerators and fire extinguishers. Now this is being reduced. The CFC's rate has been reduced to prevent the depletion of the ozone layer. Now see here that we were talking about, in the stratosphere is present the ozone layer, which is protecting the earth from the harmful effect of the UV rays. Now here you can see the ozone hole, which is over the Antarctica. This purple color zone that you can see is the ozone hole, which is now over the Antarctica. See, here also you can see this. Now, managing the garbage we produce. Now, the household waste that we generate is called as the garbage. And as we discussed, some of it is biodegradable while other is non-biodegradable. Garbage, whether it is biodegradable or non-biodegradable, it will cause pollution. Now, it causes pollution. It may cause pollution of air, water and soil. So, it should be disposed properly. Some of the methods of the garbage disposal are landfills, recycling, production of the biogas and manure, and preparation of compost, incineration. Incineration का मतलब होता है किसी चीज को आग लगाना, लेकिन under a particular, they have given here this incinerator, जिसमें कि एक particular conditions के अंदर जो burning का process है वो किया जाता है, so that बाहर जो environment को affect नहीं करे. And sewage treatment. So जितना भी water के अंदर जो भी चीजें dispose हो रही हैं, तो उसको अगर हम manage करते हैं, that is called as the sewage treatment. Now, one important thing I want to discuss here is कि क्या-क्या effects होते हैं. That's a very important question, which is an NCERT question as well. कि bio जो degradable waste है, क्या वो affect नहीं करता environment को? Yes, it does. Biodegradable waste किस तरह से affect कर रहा है? Biodegradable waste जो है, जब वो accumulate होता है, पहली चीज, it is the breeding ground for the germs वहां पर accumulate होते रहते हैं. आप सोचिए, घर के अंदर अगर आपके घर में भी कहीं vegetable peels पड़े हैं या फिर fruits के कहीं peels पड़े हैं या कोई इस तरह का सामान पड़ा है, तो उसके ऊपर smell आना शुरू हो जाती है, start stinking. Why? Because of the action of microorganisms. So इसी तरह से ये जितना भी biodegradable waste है, क्योंकि obviously it can be utilized by the microorganism, so microorganism will start growing and it can become a breeding ground for the germs. So diseases spread हो सकती हैं वहां से. And another very important topic here, eutrophication. Eutrophication can be caused. Eutrophication का मतलब क्या है कि अगर इसी waste को, biodegradable को, हम water में डाल देते हैं, पानी में डाल देंगे, so उससे क्या होगा? उससे microorganisms बहुत ज्यादा उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और वहां पर बहुत ज्यादा डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि पानी में अवेलेबल डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे. और जब पानी में से डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा, सो उससे aquatic organisms की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस फिनोमिनन विल बी कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. सो यूट्रोफिकेशन को एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? यूट्रोफिकेशन मीन्स व्हेन the biodegradable waste, organic waste is added to the water bodies, then
the microorganisms and algae starts growing in the water bodies and utilize the dissolved oxygen of the water, therefore depleting the level of the dissolved oxygen, and hence it can cause death of the aquatic organisms. This phenomenon is called as eutrophication. Right, so let's move on to the another activity which is given in the NCERT that gives a brief of the sewage treatment. So here we have this brief scenario of what happens in the sewage treatment plants. So यहाँ से देखेंगे हम लोग घरों से, फैक्ट्री से जितना भी आपके पास सीवेज आता है, तो वो सीवरेज सिस्टम के थ्रू सबसे पहले पास ऑन किया जाता है थ्रू द कोर्स स्क्रीन्स। ये लोहे की बनी हुई स्क्रीन्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं जाली जैसी होती है, जिनसे कि जितना मोटा मोटा सामान है जैसे कि प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक बॉटल्स या मेटालिक चीजें, ग्लास की चीजें, वो सब ऊपर रह जाती है और पानी जो है वो नीचे चला जाता है। सो पानी को फिर सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। आप लोग पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन कि उसमें उसको थोड़े टाइम के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड देन अब इसमें से ही आपका जो है एरेशन टैंक्स में से या तो उसे क्रॉस किया जाएगा, पास ऑन किया जाएगा और फिर उसे फाइनल सेटलिंग टैंक में रखा जाएगा और फिर उसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाएगी एंड देन इट कैन बी यूज्ड अगेन इन द एग्रीकल्चर एंड द लैंडस्केप में यूज कर सकते हैं। या फिर जो रॉ स्लज है उसमें से आप उसको वेस्ट वाटर स्लज के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं और फिर उसमें से एक्टिवेटेड स्लज को वापस यूज करके हम इन्हीं एरेशन टैंक्स में यूज कर सकते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जैसे हम ये कह रहे हैं जिसमें कि कोर्स स्क्रीन यूज हो रही है या प्राइमरी सेडिमेंटेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके बाद का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डीकम्पोज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में जितना ये वाटर है जो कि सेटलिंग के बाद हमारे पास बचा है, जो कि अब हम कह सकते हैं कि इट इज कंपैरेटिवली प्योरिफाइड, उसको ट्रीट किया जाता है विद सर्टेन केमिकल्स या जैसे क्लोरीन या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट से, ताकि उसमें जर्म्स वगैरह को किल किया जा सके। और फिर जो ये वाटर है दिस कैन बी यूज्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड अदर प्रोसेसेस फॉर द drinking water. It can be used for the industrial and domestic use and also can be used for the agricultural purposes. Now let's discuss the summary of the chapter. Now we discussed the various components of an ecosystem which are interdependent, the biotic and the abiotic components. The next thing that we discussed is that the producers make the energy from sunlight available to the rest of the ecosystem. So producer level, producer जो है वो हर ecosystem के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट है और वही इकोसिस्टम के लिए फूड को प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, सो हमने डिस्कस किया 10% लॉ कि हमेशा लॉस ऑफ 90% जो है एनर्जी वो लॉस हो जाती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसी वजह से ट्रॉफिक लेवल्स का जो नंबर है वो लिमिट हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा एक इफेक्ट आता है, हमने अभी डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया अबाउट द ओजोन डिप्लीशन और इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि एयर, वाटर, सॉइल अलग अलग तरह से पॉल्यूट हो रही हैं। हमने CFCs का डिस्कस किया जो कि इंडेंजर कर रहा है ऑब्वियसली ओजोन लेयर को। disposal of the waste we generate is causing serious environmental problems, and that's all. Thank you all of you.